Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, I'll be sharing with you all some tips and a complete strategy for class 12 political science CBSE board. Alright, तो ये वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगी कि किस तरह से हमको पढ़ना है, कैसे हमें NCERT रीड करनी है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी हैव टू यूज़. ऑलराइट, तो सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में होने वाली है सो दैट यू कैन अचीव दिस एम ऑफ स्कोरिंग अ परफेक्ट 100 इन योर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, मतलब हमें कहाँ से पढ़ना है. तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हमें पूरे साल पॉलिटिकल साइंस के लिए चाहिए, दैट इज़ NCERT एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स इट. इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक, गाइड या रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है. योर NCERT इज़ इनफ फॉर क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है. तो आपको NCERT अच्छे से पढ़नी है, बट NCERT में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. एक एक लाइन आपने कम से कम आई वुड सजेस्ट कि एक चैप्टर 3 से 4 बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है. और लास्ट हमारा सेकंड जो रिसोर्स यहाँ पे आई वुड सजेस्ट दैट इज़ ऑब्वियसली योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनके अलावा आपको कहीं और कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. बट सबसे पहले यहाँ ये आता है कि भाई NCERT कैसे पढ़नी है. तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार ये रहती है कि NCERT में ना बड़े बड़े पैराग्राफ में हमें इन्फॉर्मेशन दी रहती है, सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ना. तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से अपनी NCERT को रीड करना है, ठीक है. अभी सुनने में ये आपको प्रोसेस बहुत लेंदी लगेगा, बट ऐसा नहीं है. आप एक चैप्टर 2 चैप्टर में करके देखोगे, आपको पता लगेगा दैट आप कितना ज़्यादा अपना टाइम बचा पा रहे हो रादर देन गोइंग फॉर अदर रिसोर्सेज, ठीक है. सिर्फ NCERT से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है. तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करा कि आपकी स्कूल में जो क्लासेस होती हैं, आपकी टीचर्स जो पढ़ाती हैं, वो अगर आपको स्कूल का समझ में नहीं आता, आपको लगता है आपकी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही, देन आप जो यूट्यूब एक्सप्लेनेशन होते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस डली हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब और आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स, राइट. तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि एक बार यहाँ से क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर में क्या है, पूरी स्टोरी पता लग जाएगी, ठीक है. इसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं. अभी आपको खुद से NCERT पढ़नी पड़ेगी. जब तक आप खुद से लाइन बाय लाइन NCERT नहीं पढ़ लेते, तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है. तो आपको क्या करना है, NCERT को पढ़ना है, अच्छे से शांति से बैठ के पढ़ना है, बट डोंट ट्राई टू मग अप, ठीक है. अभी उस चीज़ को, जो भी आपके टेक्स्ट है, आपका कंटेंट है, उसे याद करने की कोशिश मत करो. सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को समझो, जो भी कंसेप्ट है आप उसको समझो, ठीक है. कई बार क्या होता है, हम NCERT लेके बैठते हैं और हम याद करना शुरू कर देते हैं, वो हमें नहीं करना. अगर हमें एक बार पूरी स्टोरी समझ में आ गई ना, पूरा टेक्स्ट समझ में आ गया, तो लर्न करने की या मगअप करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको खुद ब खुद ही वो याद हो जाएगा, ठीक है. अब आपने एक बार NCERT को पूरा पढ़ लिया, फिर आई वुड सजेस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है. आप गूगल पर जाकर डालोगे पर्टिकुलर चैप्टर लाइक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काफ़ी सारे ईयर वाइज आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे अलॉन्ग विद आंसर्स. बट आपको सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन से मतलब है, डोंट फॉलो दोज आंसर्स, ठीक है. आंसर्स आप खुद से अपनी NCERT से निकालेंगे, आपको वो बने बनाए आंसर्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है. तो आपने अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ली. अब सपोज़ आपने एक क्वेश्चन देखा, जैसे हम ले लेते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब तक तो आप लोगों ने वो पढ़ ही लिया होगा. एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 चैलेंजेस.
या फिर जो आंध्र प्रदेश आंध्र मूवमेंट जो हुई थी, विशाल आंध्र मूवमेंट, वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के आगे वो क्वेश्चन लिख लो किस तरह से वो क्वेश्चन बनकर आया है। ठीक है, तो आपके पास विद इन योर एनसीईआरटी ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास रेडी हो जाएंगे और आपको इससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आपका आधे से ज़्यादा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। ऑल राइट, इसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब डोंट रेफर टू अदर्स नोट्स। ठीक है, दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। और साथ ही साथ जब आप नोट्स बना रहे होंगे, डू हाईलाइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, हाईलाइट करने से पता है क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करते हैं ना, तो वो जो हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारी उन पर नज़र जाती है। ऑल राइट, तो अब आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप ना 3 तरीके से बना सकते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बता सकती कि किस तरह के नोट्स आपको फ़ायदा करेंगे या फिर आपके लिए यूज़फुल होंगे। ये आपको खुद से डिसाइड करना है। तो देखो, पहली चीज़, आप सेपरेट नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मेरे साथ था, बिना लिखे याद नहीं होता था मुझे, तो आप डिटेल्ड नोट्स बना सकते हैं, उसमें आपको लिख लिख के याद भी हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड होता है कि अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना तो आप बुक में ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एनसीईआरटी में साइड में हमारे पास जगह होती है। आप जब टेक्स्ट पढ़ लिया आपने, एक बार फर्स्ट रीडिंग आपने एनसीईआरटी कर ली, जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो पढ़ते पढ़ते जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो साइड में लिख लीजिए। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी। तो जो थोड़े से हार्ड और लेंदी चैप्टर्स होते थे उनकी मैं डिटेल नोट्स बनाती थी, और ऐसे चैप्टर्स जो मुझे लगता था कि ये काफ़ी इजी हैं या मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ऐसे भी याद हो जाएंगे बिना लिखे, तो मैं बुक में ही शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी। और ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी दैट विद इन योर एनसीईआरटी आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ऑल राइट, तो पूरी एक एनसीईआरटी आपके पास रेडी हो जाएगी जिसमें आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और हाईलाइट तो हम पढ़ते पढ़ते कर ही लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी, जब आप एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, ये भी आपको अपनी एनसीईआरटी में ही करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, आप जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें ना ट्राई टू गिव हेडिंग्स टू ईच पैराग्राफ। ठीक है, जैसे कि आपने टॉपिक कोई भी स्टार्ट करा, उसमें पहले आते हैं कि उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो वहाँ पे पेन से, एक अलग कलर के पेन से लिख लो कि ओके ये टॉपिक है, ये शॉक थेरेपी है सपोज ये शॉक थेरेपी का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आप कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे, उसके बाद जो भी पॉजिटिव ड्रॉबैक्स, पॉजिटिव वहाँ पे इम्पैक्ट है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हेडिंग में सेग्रीगेट कर लेंगे तो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा, रिविजन में भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर आपने अभी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स ना एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो, तो आपके दिमाग में ना वो बैठ जाएंगे और आप भूलोगे नहीं। ऑल राइट, बट अगर आज बना के अब आप एक हफ्ते बाद उन नोट्स को उठाते हैं तो आपको फिर से स्क्रैच से याद करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो विद इन 24 आवर्स डू रिवाइज योर चैप्टर अगैन। राइट, सो जैसा मैंने बोला कि आपको ये सुनने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, आप 1-2 चैप्टर के लिए फॉलो करेंगे और आपको डेफिनेटली ना फिर धीरे धीरे ये करने में मज़ा आने लगेगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, हम मेन टेक्स्ट पढ़ लेते हैं बट हमारे कई बार क्या होता है 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, तो उनसे कैसे बचना है, वो 1-2 मार्क्स भी हमें कैसे सिक्योर करने हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे कार्टून्स। आपके एग्ज़ाम में कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं।
अब होता क्या है, जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कार्टून्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। और यही वजह होती है कि बाद में हम जो मेन टेक्स्ट होता है उसे रिवाइज करने लग जाते हैं और टाइम की कमी की वजह से हम कार्टून्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तभी ही आपको एक नज़र आप कार्टून पे मार लो, ठीक है। वो जो पिक्चर है, वो जो कार्टून्स हैं, उनको थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि अच्छा ये ऑब्वियसली देखो जो आपकी बुक में कार्टून्स हैं वो आपके टेक्स्ट से ही रिलेटेड होंगे। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते कार्टून्स को एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो ये पार्ट है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन साथ के साथ ही रेडी हो जाएंगे। आपको अलग से कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी डेट्स, नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत सारी डेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि भाई डेट्स के लिए डू मेक सेपरेट नोट्स, ठीक है। चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स आपको लगती हैं उन्हें अलग से एक टाइम लाइन की फॉर्म में लिख लो। अगर आपको कुछ डायग्राम बना के जल्दी याद होता है ना, तो वो डायग्राम बना लो। देखो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, यही सही टाइम है ये सब काम करने का। बिकॉज़ आप अभी जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर या एंड सितंबर में आपके मिड टर्म्स शुरू हो जाते हैं, है ना। मिड टर्म्स के बाद फिर आपके प्री बोर्ड्स आते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं। तो उस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं कि भाई कुछ डायग्राम्स बनाना, सेपरेट नोट्स बनाना, डेट्स के, चैप्टर्स के नोट्स बनाना, इन सब चीज़ों को टाइम नहीं मिलता और फिर हम पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अभी से ही अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। जुलाई इज़ द पीक टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिए आप सेपरेट नोट्स बनाएंगे एंड कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक चैप्टर के लिए, आप मतलब 10 मिनट में आप सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और पता है होता क्या है दैट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये हमें करनी चाहिए, बट हम करते नहीं हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आलस नहीं करना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन अभी से ही बहुत अच्छे से। ऑल राइट, अब आते हैं मैप वर्क में। तो मैप वर्क किस तरह से प्रिपेयर करें, सिंपल सी चीज़ है, बहुत हार्ड मैप वर्क आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या बोल दिया जाएगा कि कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस जो मैप है आपका पॉलिटिकल मैप में मार्क करना है कि कौन सी स्टेट में, स्टेट्स आपसे पूछी जाती हैं कौन सी स्टेट में वो कौन सी जगह पे वो जो इंसिडेंट है वो हुआ था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आप जब नोट्स बना रहे होंगे, तो सेपरेट बॉक्स में थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लो कि भाई ये इंसिडेंट इस स्टेट में हुआ था। और जब आप टेक्स्ट रिवाइज करेंगे तभी आप अपने जब नोट्स रिवाइज करेंगे साथ साथ वो प्लेसेस और वो इंसिडेंट्स भी याद हो जाएंगे। तो मैप वर्क भी हमारा साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे हमने कार्टून्स की बात करी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड प्लेसेस पूछे जाते हैं, हाईलाइट दीज प्लेसेस वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर मैप में आप एक भी मार्क्स ना कटवा के आए। साथ के साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट और जहाँ वो हुआ है उसको हाईलाइट करते जाए, डोंट लीव इट, ठीक है। आगे देखो, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। पॉल साइंस में ना काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ दे रखी हैं दोनों ही बुक्स में, ठीक है। और पर्टिकुलरली आई विल फोकस ऑन जो आपकी इंडिया वाली बुक है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। वहाँ पे बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम दे रखे हैं और उन्होंने क्या क्या काम करा है वो दे रखे हैं। डोंट लीव दीज बॉक्सेस, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और CUET में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, जब आप NCERT पढ़ेंगे, हम कई बार ये चीज़ें ना छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डोंट लीव दीज बॉक्सेस। अगेन वही बात है कि जो आपके साइड बॉक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती है, अपार्ट फ्रॉम दीज इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, इनको छोड़ना नहीं है, एक बार रीड कर लो। आई अग्री कि CBSE यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पूछता,
बट CUET में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये बॉक्सेस छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ तो CBSE में भी पूछी जाती हैं। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तब आपको एक नज़र वहाँ भी मार लेनी है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अच्छे से उसे पूरा याद करो, बट एक बार देख लो तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स जहाँ भी आप बना सकते हैं। समझ में आया? फ्लो चार्ट से क्या होता है कि एक डायग्राम हमारे दिमाग में बन जाता है। सपोज कुछ भी आपका टॉपिक है, लाइक शॉक थेरेपी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, उनको इस तरह से फ्लो चार्ट्स में बना लो, ठीक है, रादर देन राइटिंग इन पॉइंट्स। तो इस तरह से जब एक डायग्राम हमारे दिमाग में बन जाता है ना, तो हमें वो ईजीली याद रहता है। और यही चीज़ आप अपने एग्ज़ाम में भी करके आ सकते हो कि सपोज शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, पहले ऐसा एक फ़्लो चार्ट बना दिया और यहाँ पे 1-2 वर्ड में आपने वो कॉन्सिक्वेंसेस को बता दिया, ठीक है। और फिर नीचे पॉइंट्स में उन कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, राइट। सो डू मेक दीज फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स जहाँ भी आप बना सकते हो, राइट। आगे देखो, ब्रेक लेंदी पैराग्राफ्स इनटू पॉइंट्स, राइट। डोंट ट्राई टू लर्न अ टॉपिक इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ में याद करने का ट्राई मत करो। अगर एक लंबा पैराग्राफ है उसे आप पॉइंट्स में ब्रेक कर लो। विद इन NCERT भी आप इस तरह से ब्रैकेट्स में, सपोज ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है, ट्राई टू ब्रेक दिस इनटू पॉइंट्स इस तरह से कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डू मार्क लाइक दिस, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, राइट। ये बहुत इजी हो जाएगा जब आप इस तरह से पॉइंटर्स में अपने आंसर प्रिपेयर करेंगे। एक तो लिखने में, एग्ज़ाम में लिखने में बहुत इजी होता है, याद करने में तो हद से ज़्यादा आपको इजी लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो, आपको फिर ये आदत हो जाएगी ये करने की और बहुत ईजीली आपकी प्रेपरेशन होगी, ठीक है। नाउ ट्राई टू गिव अ हेडिंग टू ईच पैराग्राफ, राइट। जैसे मैंने पहले बताया, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, NCERT पढ़ रहे होंगे, तो हर पैराग्राफ में एक हेडिंग देने की कोशिश करो, ठीक है। 1 वर्ड में या 2 वर्ड में उसको हेडिंग में हाईलाइट कर दो। उससे क्या होगा, रिवीजन के टाइम पर ना, जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हेडिंग पढ़ते ही हमें याद आ जाएगा कि उस पैराग्राफ में क्या था, उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है। सिमिलरली हमारे साथ एग्ज़ाम में होता है। सपोज उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया, हमें वो हेडिंग याद आएगी और उस हेडिंग के थ्रू हम पूरा टॉपिक अच्छे से लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है, बट आपको ये इनिशियली जुलाई, अगस्त, सितंबर इनिशियली थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा अपनी प्रेपरेशन करना, ठीक है। फिर आपके पास सिर्फ रिवाइज करने का काम बचेगा, सिर्फ रिविजन बचेगा, ठीक है। नाउ आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आंसर राइटिंग हमारी प्रेपरेशन का। अगर हम अच्छे से टॉपिक याद करके चले गए हैं बट वहाँ हम ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें आंसर राइटिंग पे भाई ध्यान देना चाहिए था, बहुत क्रूशियल पार्ट है। तो देखो आंसर लिखना कैसे है, 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। पहले 2 से 3 लाइन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, जो भी पूछा है। उसके बाद मेन कॉन्टेक्स्ट, सपोज अगर पूरे उसमें शॉक थेरेपी बोला है, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। सबसे पहले 2-3 लाइन में शॉक थेरेपी को आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप अपना मेन कंटेंट लिखेंगे। ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में कंटेंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद 2 से 3 लाइन में आपको क्या करना है, कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये जो पैटर्न है, जब आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, आपका आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा आपकी आंसर शीट में और एग्जामिनर को बहुत ईजी रहेगा आपके आंसर को चेक करना, ठीक है। अब अगर बहुत लेंदी आंसर है, उसमें आपको क्या करना है, सब हेडिंग्स में उसे ब्रेक करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पहला ही चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, है ना। अगर वहाँ से सपोज क्वेश्चन आता है कि भाई बाइपोलैरिटी
के जब एंड हुआ, बाइपोलैरिटी जब एंड हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसमें हेडिंग देने की कोशिश करो कि सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था कोल्ड वॉर एंड हो गया था, सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ओके, एंड ऑफ कोल्ड वॉर आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी। दूसरी हेडिंग देने का ट्राई करो। दूसरी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी कि मल्टीपोलर सिस्टम, है ना, सॉरी यूनिपोलर सिस्टम, रियली सॉरी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर पहली हेडिंग, सेकेंड हेडिंग आपकी हो जाएगी यूनिपोलर सिस्टम आ गया था, और थर्ड हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो स्टेट्स, ठीक है, न्यू इमर्जिंग स्टेट्स। इस तरह से आप हेडिंग दो और फिर इन हेडिंग के अंडर आप पूरा जो कोल्ड वॉर कैसे एंड हुआ वो आप एक्सप्लेन करोगे। यूनिपोलर सिस्टम फिर कैसे आया कि भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, अब दो हमारे पास ऑप्शन बचे थे कि या तो यूनिपोलर सिस्टम बन जाए, मल्टीपोलर सिस्टम बन जाए, तो एंड में हुआ क्या कि यूएसए सिंगल पावर थी तो यूनिपोलर सिस्टम आ गया। इस तरह से लेंथी आंसर्स में सब हेडिंग्स में डिवाइड करने का कोशिश करो। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है। So obviously these subheadings makes easier for you to understand, for you to learn and remember, and use flowcharts and diagrams. एग्ज़ाम में किसी भी आंसर में अगर आपको लगता है कि मैं इसे फ्लो चार्ट में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, डू मेक फ्लो चार्ट्स, बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो लंबे लंबे पॉइंट्स में लिखने की बजाय फ्लो चार्ट बना के आ जाओ। उससे क्या होगा कि आधा अधूरा आंसर लिखने से अच्छा है कि एग्जामिनर को पता लग जाए फ्लो चार्ट के थ्रू कि आपको कंसेप्ट एटलीस्ट पूरा अच्छे से आता है। ये ठीक है। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, एंड ट्रस्ट मी अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं देन 100 on 100 बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। So I hope you liked this video, and if you did then please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.